A source of sound emitting a 1200 Hz note travels along a straight line at a speed of 170 meter per second. A detector is placed at a distance of 200 meter from the line of motion of the source. ठीक, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया एक सोर्स है और वो मान लिया इस लाइन पर मूव कर रहा है, और एक डिटेक्टर है इस जो सोर्स की लाइन ऑफ मोशन है उससे कुछ 200 मीटर दूर यहाँ पे एक डिटेक्टर है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको दी है 200 मीटर्स। यहाँ पे एक डिटेक्टर है, ये सोर्स से आने वाली फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा, और एक सोर्स है, और एक सोर्स जो है वो इस लाइन पर मूव कर रही है। मान लिया एक साउंड का सोर्स है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो स्पीड भी आपको दी हुई है 170 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको 1200 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन सोर्स गेट्स क्लोजेस्ट टू इट। जब सोर्स इसके बिल्कुल पास से निकल रहा होगा, बिल्कुल पास से निकल रहा होगा, व्हेन द सोर्स गैस क्लोजेस्ट टू इट, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल यहाँ से जब ये सोर्स निकल रहा होगा, तब जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी डिटेक्टर को, तो वो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये आपसे पूछा जा रहा है, जब सोर्स यहाँ से पास कर रहा हो। ठीक, तो पहली और इम्पोर्टेंट बात तो इसमें यह है कि जब सोर्स यहाँ से पास करेगा, तब जब इस मोमेंट पे जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो डिटेक्टर को नहीं सुनाई देगी, वो तब सुनाई देगी जब सोर्स थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। ठीक, क्योंकि साउंड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा। 200 मीटर डिस्टेंस है, साउंड की स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड दी है, कुछ तो टाइम लगेगा, और उतने टाइम में ये सोर्स जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो जब सोर्स यहाँ होगा तब जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो डिटेक्टर को उस मोमेंट पे नहीं सुनाई देगी। इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और उस टाइम में सोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब सोर्स ने थोड़ा सा पहले, मान लिया इस पॉइंट पे कोई साउंड छोड़ी है, और वो जितनी देर में साउंड, ढंग से समझना, वो जितनी देर में साउंड जो है वो ट्रेवल करके इस तरह से डिटेक्टर तक पहुंचेगी, और हो सकता है उतनी देर में सोर्स जो है वो ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, तब जो साउंड सुनाई दे रही होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ तक आने में इसको टी टाइम लगा, तो टी टाइम में सोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 170 टी। ठीक, और ये जो डिस्टेंस होगी, साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 340 टी। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे ये एंगल कितना होगा। ये एंगल एक बार पता लग जाएगा तो फिर हम डॉपलर इफेक्ट लगा पाएंगे, और डॉपलर इफेक्ट लगा के अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, और एंगल निकालना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपको जो बेस दिया है इस ट्राइंगल का वो दिया 170 टी, और जो ये हाइपोटेन्यूज है ये है आपका 340 टी। तो अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा आपको तुरंत मिल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ। ठीक, क्योंकि आपको बेस भी टाइम का फंक्शन पता है और हाइपोटेन्यूज भी टाइम का फंक्शन पता है, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दैट विल बी हाफ। तो आपको थीटा पता लग गया, थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर। इसका मतलब इस मोमेंट पे जो साउंड, जो सोर्स ने जो साउंड प्रोड्यूस करी होगी, वो साउंड जब तक डिटेक्टर तक पहुंचेगी तब तक सोर्स भी जो है वो चलते हुए इस सामने वाले पॉइंट तक आ जाएगा। तो डिटेक्टर जब देखेगा कि सोर्स को एकदम सामने देखेगा, और जो साउंड सुनेगा वो वाली साउंड होगी जो सोर्स ने इस मोमेंट पे रिलीज करी होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट लगा देते हैं। जो आपका ऑब्जर्वर है, डिटेक्टर है, वो तो आपका रेस्ट में है, और जो सोर्स है वो उसकी एक कंपोनेंट की वजह से वो सोर्स जो है डिटेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। वो वेलोसिटी कितनी होगी, उसका कंपोनेंट कितना होगा, तो वो कंपोनेंट इस तरफ होगा, और वो हो जाएगा आपका 170 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है हाफ। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब हम लगा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, तो ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी एफ डैश, वो आ जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी 1200 इंटू ऊपर क्या लिखते हैं v प्लस माइनस वी ओ, और जो ऑब्जर्वर है डिटेक्टर है वो तो रेस्ट में, तो ऊपर सिर्फ हम v लिखेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, वो जीरो आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे भी लिखते हैं v प्लस माइनस वी एस। अब जब सोर्स पास की तरफ मूव कर रहा होता है तो नीचे v माइनस वी एस लिखते हैं। ठीक, और ये वेलोसिटी सोर्स की वो होती है जो अलोंग द ऑब्जर्वर होती है, यानी इसमें हम लिखेंगे 170/2 यानी 85। सारी वैल्यू डाल देते हैं फिर। 1200 तो ये हो गया, साउंड की स्पीड दी आपको 340 अपॉन 340 माइनस, और ये हो जाएगी आपकी 85।
अब आप 85 को पूरी इक्वेशन को कैंसिल करोगे तो ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये आपका जाएगा 4 टाइम्स और ये भी आपका जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 4/3। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर बनने वाला है वो आपका बनने वाला 1600 हर्ट्ज। ये होगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्टर को सुनाई देगी, कब? जब सोर्स उसके एग्जैक्टली सामने होगा। क्लियर? सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.2 मीटर्स रिवॉल्व्स एट ए स्पीड ऑफ 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एक विसल है, उसको आपने स्ट्रिंग से बांध के घुमाए जा रहे हो आप गोल गोल। ठीक, ए लिसनर स्टैंडिंग सम डिस्टेंस अवे इन द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ ए विसल हियर्स फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज। ठीक, किस रेंज में उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक, तो सिचुएशन ये है कि एक विसल है, उसको आप सर्कुलर मोशन करवा रहे हो और टॉप व्यू देख रहे हैं, मान लिया हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसे विसल जो है ऐसे घूमे जा रही है। ठीक, क्या रेडियस है, क्या डिस्टेंस है, सब कुछ पता है आपको। ठीक, जो रेडियस है वो भी आपको पता है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है वो भी आपको पता है, आपको सब पता है। और उसी के प्लेन में यहाँ पे कहीं कोई लिसनर है, कोई ऑब्जर्वर है। ये मान लिया एक ऑब्जर्वर है, लिसनर है, ऑब्जर्वर है। ठीक, अभी पूछ रहे हैं इस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसीज किस रेंज में सुनाई देगी। तो हम निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको कब सुनाई देगी और हम निकालेंगे इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी। ठीक, तो ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में और सोर्स जो है वो ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सोर्स की वेलोसिटी जब पूरी तरह से पूरी वेलोसिटी जब ऑब्जर्वर की तरफ होगी तब ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगा वो आप सुनाई देगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोर्स घूमे जा रहा है तो कभी सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा, कभी सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। तो जब सोर्स की पूरी वेलोसिटी जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ ही होगी तब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो मैक्सिमम सुनाई देगी। ठीक है, और वो कब होगा? तो वो किस पॉइंट पे होगा? तो वो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, जब इस पॉइंट पे आपका सोर्स होगा, ढंग से समझिए, जब इस पॉइंट पे आपका सोर्स होगा और तब उसकी जो वेलोसिटी है ओमेगा आर वी एस जो मैं लिखूंगा इक्वल टू आर ओमेगा ओमेगा आर। ठीक, और जब पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर की तरफ है तब जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, मिनिमम कब सुनाई देगी? मिनिमम भी समझ लीजिए, मिनिमम तब सुनाई देगी जब पूरी वेलोसिटी से सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा, मतलब वो पॉइंट कहीं यहां होगा, ये यहां पे होगा। जब सोर्स पूरी वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर से जब वो पूरी तरह से उससे दूर जा रहा होगा तब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसको ऑब्जर्वर को वो क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये दो पोजीशंस हैं, लोकेशंस, जब मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में है तो ऊपर तो सिर्फ वी लिखेंगे, मतलब 340, और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो वी माइनस वी एस, तो ये हो जाएगा 340 माइनस, अब वी एस कितना होगा तो वी एस पहले अलग से निकाल लेते हैं आर ओमेगा करके। आर दिया है आपका 1.5 मीटर्स और ओमेगा दिया है 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, इस एक जीरो से ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 16 पाई। ठीक, अब कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे तो लगभग 50 के आसपास वैल्यू हो जाएगी ये, और तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू डालिए 16 पाई की, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, तो ये बनेगी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी जब ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा होगा, अपॉन 340 प्लस होगा। जब सोर्स दूर जाता है तो नीचे लिखते हैं v प्लस वी एस, सारी वैल्यू डालिए और आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो उस वो पूरी रेंज जो है वो उस लिसनर को सुनाई देगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंजन अप्रोचेज ए हिल विद ए कांस्टेंट स्पीड when it is at a distance of 0.9 km it blows a whistle whose echo is heard by the driver after 5 seconds।
जब वो 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है तब उसने एक इको प्रोड्यूस करी, एक विसिल प्रोड्यूस करी। वो साउंड जाएगी, हिल से टकराएगी, वापस ट्रेन तक आएगी, इंजन तक आएगी और ड्राइवर को 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ठीक, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि उस इंजन की स्पीड क्या होगी, और वो स्पीड ही आपसे पूछी जा रही है। इसमें कोई डॉपलर इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, साउंड का जाना है और वापस लौट के आना है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम देखिए आप ढंग से, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं। मान लिया ये हिल है और ये आपका इंजन है, और जब इंजन कितनी दूर होता है यहाँ से 0.9 किलोमीटर, यानी जब वो 900 मीटर दूर होता है तब उसने एक साउंड प्रोड्यूस करी। ठीक, ये साउंड जाएगी, टकरा के वापस आएगी। मान लिया साउंड ने 5 सेकंड टाइम लिया, तो 5 सेकंड में ये इंजन भी तो आगे आ जाएगा। अगर इंजन की स्पीड v थी, या वी कह देता हूँ, वी थी स्पीड, तो ये कितना आगे आ जाएगा, तो ये वी इंटू 5, इतनी डिस्टेंस ये यहाँ से आगे आ जाएगा। तो साउंड को टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, तो साउंड जो जाएगी वो 900 मीटर तो जाएगी, वापस जब लौट के आएगी तो पूरा 900 मीटर वापस नहीं आएगी, वी इंटू 5 जो है वो इंजन आगे आ गया होगा। तो लौट के आने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, 900 माइनस वी इंटू 5। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड है। अपॉन स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है, 330 मीटर पर सेकेंड, और ये टोटल टाइम 5 सेकेंड होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। साउंड को जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द साउंड, और 5 सेकंड के बाद ड्राइवर को इको सुनाई दे जाती है। बस यहीं से हम क्या फाइंड करेंगे, वी फाइंड कर लेंगे। तो इसके आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अगर करें तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 5 टाइम्स वी इज इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1650 ये बनेगा। ठीक है, तो 5v जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा, इधर लेके इसको माइनस करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो यहाँ से जो v आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, बिल्कुल गलत हो सकती है। 30 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ इंजन आ जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। An organ pipe open from both the ends produces 5 beats per second when vibrated with a source of frequency 200 Hz in its fundamental mode। 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है फंडामेंटल मोड में। तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर पाइप दोनों एंड्स पे ओपन है तो वो होती है v/2L। ठीक, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 200 हर्ट्ज से, 200 हर्ट्ज के साथ जब इसको बजा रहे हैं तो 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब या तो ये फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज से 5 ज़्यादा होगी, या तो ये 205 होगी, या फिर ये होगी आपकी 195। ठीक, तभी वो 5 बीट प्रोड्यूस कर पाएगा। 200 हर्ट्ज के साथ 205 होगा तब भी 5 बीट्स आ जाएंगी, 195 होगा तब भी 5 बीट्स आ जाएंगी। बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है। अब कह रहे हैं जब वो सेकेंड हार्मोनिक जब उसका होगा तब वो 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है 420 हर्ट्ज के साथ। तो सेकंड हार्मोनिक निकालते हैं जरा, इसका सेकंड हार्मोनिक बनेगा। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी होती तो सेकंड हार्मोनिक क्या होता, तो वो हो जाता आपका 205 का हो जाता 410 हर्ट्ज। और अगर ये फ्रीक्वेंसी होती तो सेकंड हार्मोनिक कितना हो जाता, तो ये आपका हो जाता 390 हर्ट्ज। ठीक, अब आप खुद देख के बता दो कि 410 और 390 में 420 के साथ 10 हर्ट्ज कौन प्रोड्यूस करेगा। अगर 420 के साथ दोनों को वाइब्रेट कराएं तो 10 हर्ट्ज कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली 410 वाला प्रोड्यूस करेगा। 390 वाला तो 30 हर्ट्ज की बीट्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, इसका मतलब 410 वाला करेक्ट आंसर है। इसका मतलब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई 205 हर्ट्ज। सो योर आंसर इज बी पार्ट। 4 wires of identical length, diameter and of the same material are stretched on a sonometer wire। 4 वायर हैं, लेंथ सबकी सेम है, डायमीटर सबका सेम है, मटेरियल सेम है। इसका मतलब डेंसिटी, जो डेंसिटी है, जो वॉल्यूम डेंसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक, उनके टेंशन का रेशियो दिया 14916। अब टेंशन का रेशियो दिया तो इससे आप वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हो। जो वेलोसिटी होती है साउंड की ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, या स्ट्रेच स्ट्रिंग पे जो वेव की वेलोसिटी होती है वो होती है √T/ρ×A। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है, डेंसिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। इसका मतलब टेंशन के प्रोपोर्शन में जाएगी √T के प्रोपोर्शन में। और टेंशन 14916 के ऑर्डर में दिया है तो वेलोसिटी का जो ऑर्डर होगा, वेलोसिटी का जो रेशियो होगा v1:v2:v3:v4, इसका जो रेशियो आएगा
वो 1:2:3:4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं और लेंथ सबकी सेम है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो होती है v/2l। अब लेंथ सबकी सेम है, इसका मतलब जो वेलोसिटीज का रेशियो होगा वही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाएगा। तो वेलोसिटी का रेशियो 1:2:3:4 है, तो 1:2:3:4 ही उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बनेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two vibrating strings of same material but length L and 2L have radii 2R and R। दो स्ट्रिंग है, सेम मटेरियल है, मतलब डेंसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ एक की L है और एक की लेंथ है 2L, और इसकी रेडियस 2R है और इसकी R है। तो मैं एरिया सीधे लिखूं तो इसका एरिया हो जाएगा 4A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया होगा A, क्योंकि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल है तो एरिया 4 गुना होगा। दे बोथ आर स्ट्रेच अंडर द सेम टेंशन, दोनों के अंदर टेंशन सेम है, इसके अंदर भी टेंशन टी है, इसके अंदर भी टेंशन टी है, और मटेरियल सेम था ही, इसका मतलब डेंसिटी दोनों की सेम थी। और क्या कह रहे हैं, both the strings vibrate in their fundamental modes if one of the length L with frequency n1 and the other with frequency n2 और n1/n2 का रेशियो पूछा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा। ठीक, तो जरा समझिए, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v/2l, और v कितना होगा, v/2l ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 1/2l हो जाएगा, और v की वैल्यू होगी √T/μ, और म्यू होता है ρ×a। ठीक, तो अगर हम n1 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2l, लेंथ उसमें l ही थी, √T/ρ है, और एरिया कितना है 4a। और अगर हम n2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2l, लेंथ इसमें 2l है। ठीक है, लेंथ क्या है इसमें 2l है, तो l की जगह मैंने क्या डाला यहाँ पे 2l। ठीक, इंटू T/ρ×a। अब दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। इसमें 4 अंडर रूट के अंदर आया, तो अंडर रूट के बाहर लेके आएंगे तो वो 2 ही आ जाएगा, और 2 यहाँ पे अंडर रूट के बाहर है, इसका मतलब n1 और n2 दोनों सेम है, तो उनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका डी पार्ट। Two identical strings are stretched at tension TA and TB. A tuning fork is used to set them in vibration. दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग हैं, दोनों के अंदर टेंशन TA और TB दिया हुआ है। ठीक है, और एक ट्यूनिंग फोर्क से दोनों को वाइब्रेट कराया जा रहा है। A वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड एंड B इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक मोड। ठीक है, जो A है वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, और B जो है वो सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग थी, मतलब लेंथ सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। ठीक, एक ही ट्यूनिंग फोर्स से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी ए की फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी और बी के सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। कर देते हैं सेम, तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, और v कितना होता है √T/μ, तो √T/μ इंटू 1/2l, ये होगी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, और सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल हो जाएगी। तो ए के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी यानी 1/2l √Ta/μ, ए के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, और बी का सेकंड हार्मोनिक जो होगा वो इसके डबल होगा, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 1/2l इंटू √Tb/μ, और ये दोनों जो हैं वो सेम ट्यूनिंग फोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। खत्म, सॉल्व कर लेते हैं। हमें टी और टीवी में रेशियो पूछा गया है, तो 1/2l से 1/2l कैंसिल कर लिया, √μ से √μ कैंसिल आउट हो गया, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से आपको जो पता लगेगा वो ये पता लगेगा कि TA = 4 टाइम्स TB आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? The linear density of a vibrating string is 10⁻⁻4 kg/m। लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है म्यू। A transverse wave is propagating on the string which is described by the equation। एक वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसकी इक्वेशन भी आपको दी हुई है। टेंशन पूछ रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको म्यू दिया हुआ है 10⁻⁻4 kg/m, लीनियर मास डेंसिटी है, और वेव की इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन की वेव से हम वेव की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, और वेव की वेलोसिटी होती है √T/μ, और वहाँ से हम टेंशन फाइंड कर लेंगे। ये आपको आया समझ में? तो पहले स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखते हैं, y = 0.02 साइन ऑफ kx + ωt होता है, तो ये है x + 30t।
तो यहाँ से साफ पता लग रहा है k है आपका 1 और ओमेगा है आपका 30। तो यहाँ से वेव की वेलोसिटी आती है ओमेगा अपॉन k एंड दैट इज 30 अपॉन k एंड दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू टी बाई म्यू। म्यू की वैल्यू है 10⁻⁴, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेंशन जो आपका आ जाएगा वो आपका आ रहा है 0.9 न्यूटन, सॉरी 0.09 न्यूटन। 10⁻⁴ से इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.09 न्यूटन। ये है उस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? Standing waves are produced in 10 meter long stage string. If the string vibrates in 5 segments and wave velocity is 20 meter per second, then its frequency will be। ठीक है, एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं हम और 10 मीटर लंबी स्टेज स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग जो है वो 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है। इस तरह से स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है। स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई है स्ट्रिंग के अंदर और ये 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है इस तरह से। तो 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, इससे हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स λ/2, एक सेगमेंट की जो लेंथ होती है, ये एक लूप की लेंथ होती है λ/2, तो ये 5 टाइम्स λ/2 ये 10 मीटर के बराबर आ गया। तो लैम्डा यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 मीटर। तो आपको वेवलेंथ पता लग गई और वेव की वेलोसिटी आपको दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो अब कोई मुश्किल है नहीं, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो आएगी वो 5 हर्ट्ज आ जाएगी। 5 हर्ट्ज की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A wire of length L having tension T and radius R vibrates with natural frequency F। एक वायर है, उसकी लेंथ L दी हुई है, टेंशन T है, रेडियस R है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी F से वो वाइब्रेट कर रहा है। एक दूसरा वायर है, सेम मेटल का है, मतलब म्यू जो रो जो होगा वो सेम हो जाएगा और लेंथ उसकी 2L है और टेंशन 2T और रेडियस 2R है। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं F0। तो ये हो जाएगा आपका 1/2L इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू, और म्यू जो होता है वो होता है रो इंटू ए, और एरिया जो होगा वो πr² हो जाएगा। ठीक, तो पहले में लेंथ L है, बिल्कुल सही है, टेंशन T है, बिल्कुल सही है, रेडियस R है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लेंथ भी डबल कर रहे हैं, टेंशन भी डबल कर रहे हैं, रेडियस भी डबल कर रहे हैं, तो नई फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, आपने लेंथ डबल करी तो यहाँ एक 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ टेंशन डबल किया अंडर रूट 2 पर पहुंच गया, और रेडियस को डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर 2, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो एक 2 बाहर है, एक अंडर रूट के अंदर 2 है। तो जो नई फ्रीक्वेंसी मुझे समझ में आ रही है एफ डैश, वो आपकी आ जाएगी F0 अपॉन 2√2। क्लियर? अगर पहली फ्रीक्वेंसी F थी तो नई फ्रीक्वेंसी होगी F अपॉन 2√2। फिर से समझ लीजिए, एक 2 यहाँ आया, मैं लिख दूं, एक 2 यहाँ आया, एक 2 यहाँ आया और यहाँ पे आया 4, तो इससे कैंसिल किया ये 2 टाइम्स, तो एक 2 बाहर और एक अंडर रूट 2 अंदर, यानी 1 अपॉन 2√2 टाइम्स जो है वो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है पुरानी फ्रीक्वेंसी की। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two strings A and B have length LA and LB and carry masses MA and MB at their lower ends। दो स्ट्रिंग हैंग करके रखी हुई है आपने, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे जो वेट हैंग किया है वो MA है और एक और दूसरी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ LB है, अलग लेंथ है इसकी, और इस पे जो वेट हैंग किया है वो भी अलग है, इसका वेट जो है वो MB है। ठीक है, ये लेंथ जो है वो है LA, ये लेंथ है LB, ये मास है MA और ये मास है आपका MB। इस तरह की सिचुएशन एट देयर लोअर एंड्स, द अपर एंड्स बीइंग सपोर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट। जो अपर एंड है वो रिजिड सपोर्ट से इस तरह से हैंग किया हुआ है हमने। NA एंड NB आर देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर वाइब्रेशन, और NA और NB का जो है वो आपसे वो पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा।
एन ए और एन बी जो है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है कि अब स्ट्रिंग की डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रिंग दोनों सेम मेटेरियल की हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है। सिंपल कह रहे हैं दो स्ट्रिंग है ए और बी, उनकी लेंथ ये है, ये मास कैरी कर रही है एट देयर लोअर एंड, द अपर एंड्स बीइंग सपोर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट, और एन ए और एन बी देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उनका रेशियो पूछा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में टेंशन आएगा तो टेंशन तो उनके वेट से बैलेंस हो जाएगा, ठीक। और म्यू भी तो आएगा, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। अब वो तो तब पता लगेगा कि ये कौन से मेटेरियल की बनी है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो अगर वो सारी चीज़ें गिवन नहीं है तो आंसर आपका बन जाएगा डी पार्ट नन ऑफ दीज, या डेटा इनसफिशिएंट। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि ये सेम मेटेरियल की है, इनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम मानूं, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, एन लिख रहे हैं उसको एन, तो वो हो जाएगा 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, और यहाँ जो टेंशन होगा वो वेट mg/म्यू, ये बन जाएगा, ठीक। तो म्यू मैंने मान लिया है कि सेम है, जी सेम है, इसका मतलब जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो अंडर रूट m/L के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक। तो जो Na/Nv का आपसे रेशियो पूछा गया है, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ma/LA डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Mb, और ये ऊपर आ जाएगा Lb। तब भी कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तब भी कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हमें आंसर कौन सा टिक करना पड़ेगा, डी पार्ट। क्लियर। ए सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक सोर्स है साउंड का, वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ऑफ 3 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को, वो 3 गुना है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का। द वेलोसिटी ऑफ साउंड v है और सोर्स की स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बिना डायग्राम बनाए कर लेते हैं इसको। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में है तो ऊपर तो सिर्फ v आएगा, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है तो नीचे लिखेंगे v माइनस वी एस, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो एक्चुअल का 3 गुना है, तो ये बन जाएगा 3f0। 3f0 इज इक्वल टू f0 टाइम्स, और ये आपका आने वाला है v/v माइनस वी एस। तो f0 से f0 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3v माइनस 3vs इज इक्वल टू v। तो ये 3vs जो आपका आ जाएगा वो 2v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सोर्स की स्पीड आ गई 2/3 ऑफ v। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 3 वेव्स आपको दी हैं, y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, एक है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2 और कह रहे हैं तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। तो इनका फेजर डायग्राम बना लेते हैं और रिजल्टेंट 0 कर देते हैं, फाइव की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो पहली वाली वेव है उसका फेज है kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली वेव का जो फेज है वो फाइव एक्स्ट्रा है, और तीसरी वाली वेव का फेज जो है वो 2 फाइव एक्स्ट्रा है, ठीक। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी, और इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना है। अब मुझे आप खुद से सोच के बताओ पहले, ठीक है, कि अगर 3 एम्पलीट्यूड हैं ए और ए, और इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब तीनों के तीनों एम्पलीट्यूड 120 120 120 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब अगर पहला एम्पलीट्यूड अगर यहाँ हो तो ये दूसरा ए एम्पलीट्यूड यहाँ यहाँ होना चाहिए, और तीसरा ए एम्पलीट्यूड यहाँ होना चाहिए, फैन जैसा बन जाना चाहिए। और इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए या इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 120 डिग्री का कॉन्जिक्यूटिव फेज डिफरेंस होना चाहिए। तब जाके इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा, क्योंकि तीनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो तीनों का एंगल भी बराबर, हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेट 0 हो जाएगा। तो हर दो के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री। तो वो बिल्कुल सिंपल है, पहला अगर kx माइनस ओमेगा टी है और दूसरा kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये जो फाइव होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए, और तीसरा वाला प्लस 2 है, तो ठीक है, पहले के रिस्पेक्ट में वो 240 डिग्री आगे हो जाएगा। अगर ये kx माइनस ओमेगा टी वाला है तो ये आपका होना चाहिए kx माइनस ओमेगा टी से कितना एक्स्ट्रा फेज? 120 डिग्री। और ये आपका होना चाहिए kx माइनस ओमेगा टी से 120 और 120 240 डिग्री आगे होना चाहिए। तो बस आपसे फाइव की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फाइव 120 होगा, सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? तो इसको हम फेजर से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट जीरो है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एंगल भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो योर आंसर इज 2π/3। A train of sound waves is propagated along a wide pipe and it is reflected from an open end. Open end से reflect होके आ रही है वो। If the amplitude of the wave is 0.002 centimeter, the frequency is 1000 hertz and the wavelength is 40 centimeter, the amplitude of the vibration at a point 10 centimeter from the open end inside the pipe। ठीक है, ढंग से समझिए। ओपन एंड, पहले ओपन एंड बनाते हैं। ओपन एंड से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रही होगी। और ओपन एंड पे आपको पता है क्या बनता है, एंटी नोड। तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ पे कहीं नोड होगा, इस तरह से ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड। फिर यहाँ पे एक और कोई नोड होगा, इस तरह से ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई होगी। ठीक, तो ओपन एंड पे तो आपको पता है क्या बनता है, एंटी नोड। और नोड कितने अंदर बनेगा, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी λ/4। ठीक, अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये है जो एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए आपके दिमाग में, कि वेवलेंथ तो आपको दिए 40 सेंटीमीटर और आपसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहे हैं किस पॉइंट का, ओपन एंड से 10 सेंटीमीटर अंदर पॉइंट का। तो यहाँ से 40 और 10 तुरंत आपको समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट जो होगा वो λ/4 वाली पोजीशन है और वहां पे क्या बनता है, वहां बनेगा नोड। ठीक, बाकी किसी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना एकदम से स्ट्राइक आपके दिमाग में कर गया कि वेवलेंथ तो 40 सेंटीमीटर दी है और एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं उस पॉइंट का जो कि ओपन एंड से 10 सेंटीमीटर अंदर है, इस पॉइंट का आपसे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये तो λ/4 हो गया। और λ/4 एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो नोड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, और नोड के बारे में आप बिल्कुल जानते हो कि नोड तो वाइब्रेट ही नहीं करता है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वेव डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाई, एक वेव है उसका डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन जो दिख रही है वो एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है लिख लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 0.02 cos π/2 प्लस थीटा जो होता है, cos π/2 प्लस थीटा वो आपका होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, आप चाहो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखना तो ऐसे भी ऐसे ही रहने दे सकते हो, अगर ऐसे ही रखना तो ऐसे ही रख दो। तो ये cos ये आ जाएगा π/2 प्लस 50πt इंटू cos 10πx। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आपसे नोड और एंटी नोड के बारे में पूछ रहे हैं, वेवलेंथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारा सारा काम इसी टर्म से हो जाएगा, एक्स वाले टर्म से हो जाएगा। आपको इस टाइम वाले टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक्स वाला टर्म 0 होता है तब वहाँ नोड बनता है, जब एक्स वाला टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है, चाहे +1 ले या -1 ले, तो वहाँ पे एंटी नोड बनता है। क्लियर? तो बस नोड एंटी नोड निकाल लेते हैं। तो cos 10πx जब 0 होगा तो ये पोजीशंस होंगी नोड की, निकालें नोड। इसका मतलब 10πx कितना होना चाहिए आपका, तो 0 π/2 पे भी 0 होता है, 3π/2 पे भी 0 होता है, 5π/2 पे भी 0 होता है, cos है ये, इन सारी वैल्यूज पे ये 0 होगा। तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 1/20। वहाँ पे भी आपको नोड बनेगा 3/20, फिर इसी तरह से 5/20, और ये सारी पोजीशंस होंगी जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं क्या 1.5 मीटर पे नोड बनेगा, क्या 1.5 मीटर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, चेक कर लेते हैं। 1.5 को आप लिखोगे 15/10, लेकिन मुझे तो अपॉन 20 चाहिए, तो ये आपका बनेगा 30/20, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बताओ इस पैटर्न में क्या 30/20 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऊपर तो ऑड इंटीजर आ रहे हैं ना, ऊपर जो आ रहे हैं वो ऑड इंटीजर आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 इस तरह से जाते जाओगे तो 30 नहीं मिलेगा आपको 29 मिलेगा, आपको 31 मिलेगा, लेकिन 30 नहीं मिलेगा। तो क्या ये 30/20 वाला नोड बनेगा, ये नोड नहीं बनेगा। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपकी गलत हो गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आपसे एंटी नोड पूछ रहे हैं, तो एंटी नोड के लिए जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे +1 हो या -1 हो। तो जरा करते हैं, एंटी नोड फाइंड करते हैं। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये आपकी होनी चाहिए +1 या -1, कुछ भी हो सकती है।
इसका मतलब 10 पाई एक्स जो आपका होगा या तो 0 बनेगा या पाई बनेगा या 2 पाई बनेगा या 3 पाई बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसका मतलब x कितना बनेगा, पाई 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्या बनेगा, 0 बन सकता है, 1/10 बन सकता है, 2/10 बन सकता है, 3/10 बन सकता है। इस तरह से ये वैल्यूज आएंगे। ठीक, तो बस हमारा काम खत्म हो गया। आपसे पूछ रहे हैं क्या पॉइंट 3 पे एंटी नोड होगा, बिल्कुल होगा, ये रहा पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 है, यहाँ पे क्या है आपका एंटी नोड है, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, बी पार्ट। ठीक, बाकी और चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे वेवलेंथ कह रहे हैं, वेवलेंथ क्या 0.2 मीटर है, तो देख लेते हैं वेवलेंथ। तो ये आपका होता है के आपको दिया है 10 पाई और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालोगे, 2 पाई से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो लैम्डा जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 1/5 मीटर्स एंड दैट इज 0.2 मीटर। इसका मतलब सी पार्ट भी करेक्ट हो गया, बी पार्ट भी करेक्ट हो गया। तो ए पार्ट को एक बार और देख लेते हैं, क्या पता ए पार्ट भी करेक्ट हो, प्रॉपर तरीके से हमने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करी हो, तो हमारे सारे आंसर सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएंगे। तो ए पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका होना चाहिए नोड के लिए, ये टर्म होना चाहिए आपका 0, तो 10 पाई एक्स जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए π/2, 3 π/2, 5 π/2, ये सारे टर्म होने चाहिए। पाई 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 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो x जो आपका आ रहा है 1/20 आ रहा है, 3/20 आ रहा है, 5/20 आ रहा है, इसी तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या इसमें कहीं 1.5 मिलेगा, जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं, 1.5 को लिखेंगे 15/10 और 30/20, तो ये तो नहीं मिलने वाला है, 30/20 तो इसमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इसमें दो आंसर करेक्ट हुए, एक बी पार्ट और एक सी पार्ट। ए स्ट्रिंग इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ए ट्रांसवर्स वेव पल्स इज सेट अप एट द फ्री एंड। एक स्ट्रिंग है, रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रही हुई है, और एक ट्रांसवर्स वेव पल्स जो है वो हमने फ्री एंड पे सेट करी है। तो वेलोसिटी v ऑफ द पल्स रिलेटेड टू द डिस्टेंस x कवर्ड बाई इट इज गिवन बाई, जरा समझिए ढंग से क्या सिचुएशन है। ये मान लिया एक स्ट्रिंग है जो आपने हैंग करी है इस तरह से, और इसके लोअर एंड पे हमने एक पल्स वेव पल्स जनरेट करी है इस तरह से। अब ये जो वेव पल्स है, ये जो वेव पल्स है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इसकी वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो बढ़ेगा वो टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जो x डिस्टेंस पे, नीचे से x डिस्टेंस पे जो टेंशन होगा tx अगर मैं कहूं, तो ये x रोप के वेट के बराबर होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे जो वेट नीचे आता जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले टेंशन लिखेंगे, टेंशन कितना होगा। तो अगर पूरी रोप का मास पर यूनिट लेंथ अगर म्यू है, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो म्यू एक्स हो जाएगा, म्यू एक्स हो जाएगा, और उसमें g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका वेट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, म्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो म्यू एक्स हो जाएगा, और g से मल्टीप्लाई करती वेट हो जाएगा, और ये वेट जो होगा उस पॉइंट का टेंशन होगा। क्लियर। वेव की वेलोसिटी की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, टी जो है वो म्यू एक्स जी है अपॉन म्यू, म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो वेलोसिटी आ रही है वो अंडर रूट एक्स के प्रोपोर्शनल आ रही है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जैसे जैसे ये पल्स ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, जहाँ वहाँ पे जो टेंशन होगा वो बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा तो वेव की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस पल्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, यानी ये एक्सेलरेटेड पल्स है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती हुई जा रही है। तो कई बार ये पूछते हैं कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगी अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल हो, तो जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो। जो v आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स जी, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी आ जाएगा। अब ये थर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है वो समझिए। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इससे ये मैच कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, बिल्कुल जीरो होगी। और अगर इसको ये थर्ड टर्म को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन 2a है वो g के बराबर आ रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन a जो आ रहा है वो g/2 के बराबर आ रहा है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि अगर यूनिफॉर्म रोप है, ढंग से समझ लीजिए, अगर यूनिफॉर्म रोप है
चाहे उसकी मास पर यूनिट लेंथ कुछ भी हो, बट वो यूनिफॉर्म रोप है और नीचे से एक पल्स जनरेट करी, तो वो पल्स ऊपर की तरफ एस्लेट करती हुई जाएगी, उसकी वेलोसिटी एक्स के साथ अंडर रूट एक्स के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, ठीक है, अंडर रूट एक्स के साथ फॉलो कर रही है, तो ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब एस्लेटेड पल्स है, एस्लेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो उसका एस्लेशन कितना होगा, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, उसका एस्लेशन आता है g/2, ठीक है, g/2 से ऊपर एस्लेट करेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, g/2 से एस्लेट करेगी। तो कई चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे पूछ रहे हैं टाइम बता दो कितना होगा, टाइम बताओ कितना होगा, तो अगर इसकी लेंथ l है और आपको इसका एस्लेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो l इज इक्वल टू लिखोगे आप, l इज इक्वल टू क्या लिखोगे, l इज इक्वल टू लिखोगे हाफ a t², ये तो जीरो ही है, और a की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, टाइम, तो a की वैल्यू हम डालेंगे g/2, तो टाइम जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट l/g, ये टाइम लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने में। आप चाहो तो टाइम का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अगर आपको टाइम का फॉर्मूला याद करना है टाइम का फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये याद करो कि उसका जो ऊपर की तरफ एस्लेशन होता है वो कितना होता है, g/2 होता है। क्लियर? Two sounding bodies producing progressive waves given by y1 is equal to 4 sin 400 pi t and y2 is equal to 3 sin 404 pi t, दो की इक्वेशन दी है आपको, ठीक, और बोथ आर सिचुएटेड नियर द ईयर ऑफ ए पर्सन, द पर्सन विल हियर, कितनी बीट सुनाई देगी और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम बीट्स, तो ये जो दिया है 400 पाई, ये ओमेगा दिया है, ओमेगा 1 आपको दिया है 400 पाई, तो ओमेगा 1 से हम f1 निकाल सकते हैं, पहले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसको 2 पाई से हम डिवाइड करेंगे, तो पहले की फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 200। इसी तरह से दूसरे की फ्रीक्वेंसी अगर आपको f2 निकालनी है, तो ओमेगा जो था उसका, ओमेगा 2 वो था आपका 404 पाई, तो इसका f2 आ जाएगा 202, तो एक की फ्रीक्वेंसी है 200, एक की फ्रीक्वेंसी है 202, तो जो बीट सुनाई देंगी वो 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी, बीट फ्रीक्वेंसी आपको पता लग गई उनका डिफरेंस, एंड देन इट इज 2 बीट्स पर सेकंड, 2 बीट्स आपको पर सेकंड सुनाई देगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब पूछ रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब सुनाई देगी जब दोनों सेम फेज में होंगे, यानी 4 और 3 जब सेम फेज में होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 7, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो गई वो हो गई 7 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक। और मिनिमम इंटेंसिटी कब सुनाई देगी, जब दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, यानी एक 4 है एक 3 है, तो आउट ऑफ फेज होंगे, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया 4 - 3 यानी 1, ठीक। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो हो गई वो आपकी 1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। इनका हमें रेशियो निकालना है, तो इनका रेशियो आ गया 49, ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो इज 49:1, सो योर आंसर इज बी पार्ट।